Hello guys, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel that is only civil services. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देख ली है। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो 1908 में ख़त्म हुआ है, अभी तक कोई भी एक बड़ा मूवमेंट, लंबा मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिला है। लेकिन 1916 में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, तो आज इसका बैकग्राउंड और इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। 1916 में ये चालू होता है और 18 तक चलता है। ठीक है, तो कैसे ये स्टार्ट हुआ ये देखना है। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक को तो 1908 में सेडिशियस एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 साल की जेल होती है इनको। लेकिन 1914 में क्या है, ये रिलीज होकर आते हैं। ठीक है, तो एक अलग एनर्जी के साथ ये वापस आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। कोशिश करते हैं कि मैं वापस, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई थी ये बात कि बिना एक पॉलिटिकल लीडरशिप के, एक ऑर्गेनाइजेशन के, हम फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उनकी कोशिश रहती है कि वो कांग्रेस के अंदर वापस जुड़ जाएं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लीडर जो रहती हैं वो है एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट क्या है, इनके बारे में जान लें थोड़ा। 1890 में ये इंडिया में आती है। ठीक है, किस तरीके से आती हैं, ये एक वॉलंटियर बन के आती हैं अंडर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये जो सोसाइटी है इसका फॉर्मेशन हालांकि न्यूयॉर्क में होता है, लेकिन मद्रास में एक ऑफिस रहता है इसका। तो यहाँ पर ये वॉलंटियर बन के आती हैं। जब ये इंडिया की सिचुएशन देखती हैं तो उन्हें समझ में आता है आयरलैंड जो एक कंट्री है वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन उसने फ्रीडम स्ट्रगल कर सेल्फ रूल, जो होम रूल है, उसको एस्टैब्लिश किया। मतलब जो पावर है वो ब्रिटिश पावर रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट रहेगी वो आयरलैंड की रहेगी। तो उस ही आइडियोलॉजी को लेकर वो इंडिया में आती हैं टू लेट द होम रूल। ठीक है, अब होम रूल क्या है ये हम अच्छे से देखेंगे। फिर और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एनी बेसेंट की बहुत एक कोशिश रहती है कि बाल गंगाधर तिलक को वो इन्वॉल्व कराएं, पार्टिसिपेट कराएं, कहाँ, कांग्रेस में। ठीक, तो 1914 में जब वो रिलीज़ होके आते हैं तो एनी बेसेंट ट्राई करती हैं, जो मॉडरेट्स रहते हैं उन लीडर्स को समझाती हैं कि अपन तिलक को भी अब एसोसिएट करते हैं कांग्रेस में। लेकिन 14 में तो वो नहीं मानते। फाइनली 1950 में तिलक को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को भी मेंबर बना दिया जाता है काय का, कांग्रेस का। लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हम होम रूल लीग का रिजोल्यूशन पास करेंगे। जो कांग्रेस रहती है वो रिजोल्यूशन पास करने के लिए मना कर देती है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट रुकने वाले थे नहीं, वो अपने स्तर पर इस मूवमेंट को चालू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो ऑब्जेक्टिव रहता है इसका होम रूल। इसके नाम में ही छुपा है, इसका ऑब्जेक्टिव है होम रूल, हमारा खुद का रूल, सेल्फ की गवर्नमेंट, आपका पावर लेकिन हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो नोट करने वाली बात यहाँ है कि ऑल इंडिया होम रूल जो लीग बनाई गई है वो किस हिसाब से बनाई गई है, वॉज मेड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग। जिस प्रकार आयरलैंड ने अपनी होम रूल लीग बनाई थी वैसे ही इंडिया में बनाती हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या रीज़न रहते हैं क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो नीड ऑफ पॉपुलर प्रेशर, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक ट्रूस का फेज चला है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चली ना, वहीं के वहीं दब गई, कोई भी एक मूवमेंट सामने नहीं आया। तो प्रेशर डेवलप करना था ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस जो हैं वो नेशनलिस्ट फीलिंग को अपने अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं। मॉडरेट्स वर डिसइल्यूजन्ड बाय मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट पास हुआ था 1909 में। हमारी पॉलिटी की सीरीज़ में अभितेश सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ आप लोग इसको समझ लेना। मॉडरेट्स को ये डिसइल्यूजन कर देते हैं, शांत कर देते हैं कि हम मॉर्ले मिंटो एक्ट पास कर रहे हैं, उसमें एक दो चीज़ छोटी छोटी दे दी तो मॉडरेट शांत हो जाते हैं। उसके बाद वॉर टाइम मिसरीज, जो वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जहाँ सारी रिसोर्सेज जो है इंडिया से यूज़ की गई, जिसमें सेटबैक कौन फेस करती हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरीके से इससे अफेक्ट होती है, किससे, वॉर से। आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट जो वर्कर्स रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल लॉस होता है वॉर टाइम्स में। उसके बाद 1914 में जब तिलक रिलीज़ होते हैं तो वो एक एनर्जी के साथ आते हैं जिसे उन्हें चैनलाइज करना होता है। और साथ ही साथ जब हमें सपोर्ट मिला एक आयरिश थियोफिस्ट का, जो खुद एक होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट का सपोर्ट जो था वो ही इस मूवमेंट को
स्टार्ट करता है। अब हम देखना है कि तिलक ने इस मूवमेंट को कहाँ स्टार्ट किया। तो बाल गंगाधर तिलक इस लीग को स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार के रीजन में, ठीक है। उन्होंने सेटअप किया है एक इंडियन होम रूल लीग जो अप्रैल 1916 में एस्टैब्लिश होती है। इसकी पहली मीटिंग होती है कहाँ, बेलगांव नाम की जगह पर। अब क्या डिमांड्स रहती हैं तिलक की, तो तिलक डिमांड करते हैं कि हमें एजुकेशन को इंक्रीज करना है इन वर्नैक्युलर एजुकेशन, वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, मतलब रीजन की लैंग्वेज में, और फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब वो लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। साथ में एनी बेसेंट जो रहती हैं वो उसके बाद उनकी कैंपेन को लॉन्च करती हैं सबसे पहले तो 1950 में, और न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हमें याद रखना है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम का न्यूज़पेपर किसने लॉन्च किया है, एनी बेसेंट ने। जब तिलक अपनी लीग एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट भी इस लीग का फॉर्मेशन करती हैं मद्रास में और उन जगह पर जहाँ पर तिलक नहीं करते, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ लीग एस्टैब्लिश हो गई। रीज़न देख लिए कि क्यों हुई, और यहाँ हो चुकी है लीग एस्टैब्लिश। अब इनके प्रोग्राम्स क्या रहते हैं, ये किस तरीके से अपने डिमांड्स को फर्दर रखते हैं। तो प्रमोटेड पॉलिटिकल एजुकेशन, उन्होंने क्या करा, जो यूथ हैं उनको चैनलाइज किया, किस तरीके से, अपनी पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट किया, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई। कैसे पहुंचाई, पब्लिक मीटिंग्स करी, लाइब्रेरीज में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जहां लोग रहते हैं, कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया, ठीक है, क्लासेस ऑर्गेनाइज करी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए। तो जो वो यूथ है ना उनको इन्वॉल्व करना चाहते थे होम रूल लीग मूवमेंट में। उसके बाद प्रपोकेट किया अपनी आइडियोलॉजी को, किस तरीके से, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर। कुछ और भी लीडर्स थे जो धीरे धीरे एसोसिएट हो जाते हैं इस मूवमेंट के अंदर। सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और भी कई, ठीक है। अब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था। हर मूवमेंट में हम यही सब देखते हैं कि क्यों स्टार्ट हुआ, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको रिप्रेस करके रोक दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया कि आप कोई पब्लिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उनके ऊपर लाठी चार्जेस करना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स को रोक दिया। तिलक जो थे उनको रोक दिया एंड मना कर दिया कि आप अब पंजाब और दिल्ली में तो एंटर ही नहीं कर सकते। जो मास सपोर्ट इन्हें जहाँ से मिलता था वहाँ पर जाने के लिए ही इन्हें मना कर दिया गया। और एनी बेसेंट जो लीडर थी इस मूवमेंट की, उनको और उनके एसोसिएट्स को, उनके साथ के मेंबर्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो ब्रिटिशर्स ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, या अपना उनका एटीट्यूड इस तरीके का रहता है इस रूल के ऊपर। फाइनली 1918 में होम रूल मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो उसके क्या कारण है, क्यों ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप क्राइसिस था, सिर्फ 2 ही लीडर्स लेड कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, कांग्रेस का थोड़ा कम सपोर्ट मिला, कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास नहीं करा, तो कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। कम्युनल रायोट्स देखने को मिले, ठीक है। तो सेक्युलर नहीं था ये रिवॉल्ट, समझ में आ गया, कम्युनल रायोट्स देखने को मिले। अब जो पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी थी, किसकी, एक्सट्रीमिस्ट की, ये इस समय पर दूर रही। पैसिव रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करा होम रूल लीग मूवमेंट के ऊपर। लीडरलेसनेस थी, कैसे, तिलक 1918 में अब्रॉड चले जाते हैं, उसके बाद एनी बेसेंट को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अब लीडर ही नहीं बचा, कौन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद पेसिफाई कर देते हैं ब्रिटिशर्स, किस तरीके से, मतलब पेसिफाई करना मतलब शांत कर देते हैं। कैसे शांत करते हैं, एक स्टेटमेंट पास करते हैं, मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। वो बोलते हैं कि हम 2 साल बाद एक एक्ट लाने वाले हैं और इसमें हम आपकी कुछ डिमांड्स को पूरी करेंगे। तो इससे भी लोग शांत हो जाते हैं कि चलो ब्रिटिशर्स हमारी कुछ डिमांड्स को पूरा करेंगे, तो इस मूवमेंट को हम जो है शांत करते हैं अभी। तो ये रीजंस रहते हैं डिक्लाइन के, किसके, होम रूल लीग मूवमेंट के। तो यहाँ हमारा खत्म होता है होम रूल लीग मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, दैट इज
रॉयल्ट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इस चीज़ों को पढ़ने के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. I hope you are liking my lectures. If you are having any problem, do comment on my videos and subscribe our channel, that is Only Civil Services. Thank you.